Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. हाँ भाई, Good कैसे हो? evening, sir. गुड इवनिंग सर। आवाज तो आ रही है, मेरी आ रही है आवाज? आ रही है सर। आ रही है, sir. सर तबीयत कैसी है सर? अब तो बेहतर है यार। वो 2-3 दिन कुछ फीवर बहुत तेज हो गया था। और बाकी पब्लिक सब आ गई है। आगरा भी कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नोएडा के बच्चे दिख रहे हैं कुछ 4-5। जरा सा 1 सेकंड बच्चों को बड़ा कर लें। हाँ भाई, हम लोग कहाँ पर थे? सर हमने ग्रिग्नार्ड तक देख लिया था। 1 सेकंड, लिंक और भेज दे भाई इनको। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? ग्रिग्नार्ड तक ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे थे? कौन सा चैप्टर चल रहा है? अल्कोहल फिनॉल। अच्छा, अल्कोहल फिनॉल ईथर की प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड आया होगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये बताया था अभी तक कि और ये तुम लोग ने कर रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ने उस दिन नया कुछ किया था, सब कुछ तुमने पुराना कर रखा था। हम लोग ने ऐसे ही उसको 1-2 चीजें रिवाइज की थी कि अगर आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अल्कोहल बनाना हो तो क्या करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले वो वाले बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स लिए थे, एकदम स्टार्टिंग वाले। और स्टार्टिंग वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से थे हमारे? जैसे एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है, एल्केन से भी अल्कोहल, देखो डायरेक्टली भले ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ करके हम अल्कोहल पहुंच जाएंगे। एल्कीन से भी अल्कोहल बनाने के लिए तुमने OMDM, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस तरह की कुछ एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन, इस तरह की कुछ रिएक्शंस की थी जिससे हम अल्कोहल तक पहुंच गए। उसमें 1-2 बातें मैंने जोड़ दी थी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब किया जाता है तो उस केस में आप B2 THF H2O2/OH- का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप H2O2/OH- की जगह कोई एसिड ले ले तो फिर वही रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन बन जाती है और वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का काम करती है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया था, किसी को याद है कुछ खास बात? स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट था जो कि सिर्फ खुले हुए डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता था, घिरे हुए डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने से मना करता था। याद है ये वाली बात? यस सर। तो ये, हाँ, तो ये कुछ चीजें थी जो हम रिवाइज कर रहे थे। फिर हमने अल्कोहल बनाने का मेथड ग्रिग्नार्ड के थ्रू किया था। और ये भी तुमने पढ़ा था कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराइए। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो किसी और एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराइए। और अगर आप टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो फिर कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराइए। ये सब लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक? ये याद है सब लोगों को? जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनको भी याद है ये वाली बात? लेकिन इसमें मैंने एक बात और जोड़ दी थी कि नॉर्मली कीटोन्स के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ना? लेकिन मैंने यहां पर एक बात और जोड़ दी थी कि कभी कभी ग्रिग्नार्ड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते वक्त एक्सेप्शनली बिहेव करता है। और वो बिहेवियर ये कहता है कि जो कीटोन के साथ जिसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं वो उस कीटोन के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल न बनाकर 2 डिग्री अल्कोहल बनाता, यानी उसी कीटोन को सिर्फ रिड्यूस कर देता। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में, वो एग्जांपल अगर मैं दोबारा लिखूं, हमारे पास था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये कीटोन था और कहा गया था अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई जाए, CH3 होल ट्वाइस CH MgBr, कुछ भी ले लेते हैं, तो फिर आप जो लॉजिकली जितना तुमने पढ़ा था उसके हिसाब से तुम क्या कर रहे थे कि भाई सर ये देखिए ये ग्रिग्नार्ड है, ये ग्रिग्नार्ड इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और आफ्टर एसिडिफिकेशन आप इसका फाइनल आंसर 3 डिग्री अल्कोहल ले आएंगे। CH3 होल ट्वाइस CH C ऊपर आफ्टर एसिडिफिकेशन, ये समझ गए ना? एसिडिफिकेशन के बाद OH आ जाएगा। Yes, sir. तो आफ्टर एसिडिफिकेशन ये OH हो जाएगा और ये ऑलरेडी CH3 होल ट्वाइस तो है ही हमारे पास, और साथ में यहां पर भी CH3 होल ट्वाइस आ जाएगा, वो ये वाला CH3 होल ट्वाइस। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो नॉर्मली जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई कीटोन्स के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन लास्ट क्लास में यही हमारी बात हुई थी कि अगर ग्रिग्नार्ड भारी हुआ,
ये देखिए ग्रिग्नाट भी ठीक ठाक भारी और कीटोन भी बल्कि हुआ, तो ऐसे में ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करती, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है। और इस एक्सेप्शनल बिहेवियर में क्या डिसाइड हुआ था हमारा कि भाई एक्सेप्शनल बिहेवियर से ये कीटोन जो है वो सिंपली रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस विल बी ये वाला अल्कोहल CH3 होल ट्वाइस, और साथ में उस ग्रिग्नाट के अंदर एक एल्कीन बनेगी जो कि ये वाली होगी। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर था ग्रिग्नाट का, जो कि बल्कि कीटोन्स के साथ ग्रिग्नाट शो करता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रोसेस में एक आध चीजें अच्छी हैं। अच्छी क्या है, जिसको ये मैकेनिज्म का आइडिया नहीं है, ये नीचे वाली मैकेनिज्म का आइडिया नहीं है, तो मुझे लगता है इस सवाल को, मेरे दिमाग में एकदम से अभी आया, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल को और अच्छा किया जा सकता है। मैं इस रिएजेंट को ये भी लिख सकता था, CD3 होल ट्वाइस CHMgBr, ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था। अब ये सवाल थोड़ा सा और अच्छा हो गया, क्योंकि अब जिसको आइडिया है कि मैकेनिज्म क्या है वही ये सवाल का आंसर लिख पाएगा। तुम्हें याद होगा इस आदमी को हम लोगों ने लिखाया था, इसकी मैकेनिज्म जब हम लोगों ने बनाई थी तो इसकी मैकेनिज्म में इस आदमी को ऐसे दिखाया गया था, CH और कैसा था, ये था MgBr और ये था आपका CH2, ये जो था हमारा CH2, उसको हमने लिखा था CD2D, और ये भी था CD3। ये कुछ याद आ रहा है? और ये रिएक्ट करता था इसके साथ, कीटोन के साथ, इस कार्बोनिल सेंटर पे। अब तुम लोगों ने, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो तुम्हें बताया गया था यहां से ये डी अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, और ये बॉन्ड टूटेगा और ये जाके इससे जुड़ेगा। याद है ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी ऐसे? यस सर। तो ये जो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ती थी। और इसमें दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ये CD3 का डी अप्रोच करेगा, तो अब जो अल्कोहल बनेगा फाइनली, वो अल्कोहल में ये H नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, D, क्योंकि ये D ने धक्का मारा है। यानी अब फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या बनेगा, CH3 होल ट्वाइस CH, इधर आ जाएगा CDOH, और इधर आ जाएगा CH3 होल ट्वाइस। बताओ क्लियर है? यानी अब इस सवाल का आंसर ये, और जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन क्या बनेगी, वो एल्कीन तो दिखाई दे रही है, इट विल बी CD2 डबल बॉन्ड CH CD3, ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। यही नॉर्मल वाली, यहां डबल बॉन्ड आ जाए। तो यानी मुझे लगता है हमने यहां पर 2-3 सवाल लिख लिए हैं। पहला ये था कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुई, दूसरा, अगर सवाल ऐसा है, ये हम एक सवाल ले लेते हैं, अगर सवाल ऐसा है देन आंसर विल बी दीज टू, और अगर सवाल ऐसा है तो आंसर फिर ये दो। सब लोग आराम से समझ लो, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, और अगर उन्होंने वीडियो देख लिया होगा तो उनको ये याद आ रहा होगा कि ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है ग्रिग्नाट का। कीटोन्स के साथ ग्रिग्नाट नॉर्मल बिहेवियर रिएक्ट करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन कभी कभी ग्रिग्नाट कीटोन्स के साथ एक्सेप्शनली बिहेव करता है और एक कीटोन को सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। यानी ये कीटोन सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और उस ग्रिग्नाट के अंदर एक एल्कीन बनेगी जो आपके सामने। ये ग्रिग्नाट का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रिग्नाट का नॉर्मल बिहेवियर शो करवाना है या एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करवाना है। तो आपको एग्जाम में कोई ना कोई ऐसी हिंट देगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रिग्नाट का नॉर्मल बिहेवियर आगे बढ़ रहा है या एक्सेप्शनल बिहेवियर। जैसे वो कह सकता है कि भाई ग्रिग्नाट कीटोन से रिएक्ट कर रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है। तो एकदम से क्या हिंट मिलेगी, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने की टेंडेंसी किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। इसका मतलब है कि शायद एल्कीन एल्काइन कुछ ना कुछ बना होगा, और एल्कीन एल्काइन वाला सिस्टम कब बनता है, जब ग्रिग्नाट एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर में ग्रिग्नाट एल्कीन नहीं बनाता। क्लियर है ये वाली बात? यानी आपको उसकी हिंट से ये लगेगा कि ग्रिग्नाट का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्शनल, और जैसे ये पता चलेगा कि ग्रिग्नाट एक्सेप्शनली बिहेव कर रहा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस कीटोन का 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाना है, उस कीटोन को सीधे सीधे 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देना है। ये डबल बॉन्ड सिर्फ OH में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस इतना काम करना है। यानी ये जो डबल बॉन्ड O है ये सीधे CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने इसके साथ रिएक्ट कराया। अगर D लगा देंगे तो ये सीधे सीधे OHD इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना फर्क, इतना काम करना। और ये एग्जाम में आपको हिंट मिलेगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कीटोन को भी ठीक ठाक सा भारी होना चाहिए और ग्रिग्नाट को भी ठीक ठाक भारी होना चाहिए।
अब ये जो ठीक ठाक भारी का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसका ना एग्जाम में कोई ना कोई ऐसी हिंट मिलेगी जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे ग्रिग्नार्ड का नॉर्मल बिहेवियर प्रोसीड करना है या ग्रिग्नार्ड का एक्सेप्शनल बिहेवियर प्रोसीड करना है। ये सब लोग समझ गए ना बात को? यस सर। यस सर इसमें एक चीज पूछनी थी, हाँ। हम कौन सा हाइड्रोजन डिटैच करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे इस केस में CD3 CD3 थे दोनों, हाँ। अगर एक जगह CD3 होता है एक जगह CH3 होता। नहीं तो देखो फिर वो दोनों ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, मतलब एज सच समझो प्रोसेस है क्या। प्रोसेस ये है कि जो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड होता है, कहाँ गया, कहाँ से भेजा, ये जो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड होता है उसमें इस कार्बन पे नेगेटिव है, मान लीजिए, है ना, ऐसे ही होता है ना, दिस इज Mg+2 एंड दिस इज Br-। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डी का भी निकलना आसान है, और अगर एच होता तो एच का निकलना भी आसान। तो एज सच फिर वो डी और एच के निकलने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बिकॉज साइज तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इसका मतलब हुआ फिर आंसर आपको दोनों ही मेंशन करने पड़ते हैं, और फिर वो सवाल पूछने का लॉजिक नहीं बनता। अगर उसको सिर्फ एक्सेप्शनल बिहेवियर ही हमसे पूछवाना है तो फिर वो इतना ही ले देगा, भाई दोनों तरफ डी लगा के दे देगा या दोनों तरफ एच लगा के सवाल पूछ लेगा, ताकि आपको आप बता पाए इस बात को कि ग्रिग्नार्ड नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, एक्सेप्शनली बिहेव कर रहा है। और एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस माइनस का अटैक करना ईजी नहीं है बिकॉज ऑफ बल्क। अगर इस माइनस ने अटैक कर दिया होता तो ग्रिग्नार्ड का कौन सा बिहेवियर होता? अगर ये अटैक हो जाता तो ये ग्रिग्नार्ड का कौन सा बिहेवियर है? नॉर्मल। अगर इस नेगेटिव चार्ज ने यहां अटैक कर दिया होता तो ये ग्रिग्नार्ड का नॉर्मल बिहेवियर है, तब तो ये बन ही जाता ना। समझ लो कि नहीं? देखो ना, यही तो हो रहा है। यस सर। लेकिन वो अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसको लगता है कि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो भले ही मैं ना जा पा रहा हूं लेकिन मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हुआ डी को फेंक सकता हूं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से डी का माइनस के फॉर्म में निकलना आसान लगता, तो डी माइनस के फॉर्म में निकलकर धक्का मार दे। बात समझ लो ना? तो इसलिए ये एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता था, लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि इसके पास एक ऐसा आदमी है जो आसानी से अटैक कर सकता। और ये भी आपको सवाल से हिंट से ही पता चले। क्लियर है ना ये वाली बात? हाँ सर एक पिछली क्लास का डाउट है। हाँ सर आपने जो स्क्वायर एक कंपाउंड बनाया था जिसमें कि एक स्क्वायर था और उसके एज में 3 लाइंस थी और डबल बॉन्ड था एक पर। सर उसमें आपने रिएक्शन करवाई थी, सर उसमें शिफ्टिंग समझ में नहीं आई थी, आपने कैसे कराई थी? एक स्क्वायर में डबल बॉन्ड था, मतलब साइक्लोब्यूटीन थी। हाँ सर साइक्लोब्यूटीन थी और उसके साइड में 3 लाइंस बना करके एक पे डबल बॉन्ड। 3 लाइंस? हाँ सर एज पर। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम कुछ और पूछ रहे हो क्या? वो लाइंस तो हमने पता नहीं क्यों किस चीज की बात कर रहा है, ये ऐसे डबल बॉन्ड सर वो उसकी बात कर रहा है जो रिंग जो डांसिंग रेजोनेंस वाला बनता था, डांसिंग रेजोनेंस वाला जो केस आपने बताया था। अच्छा नहीं तो वो तो ये था रहा होगा ना, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई होगी ना? नहीं सर आपने जिस लाइन पे आपने डबल बॉन्ड बनाई है ना, हाँ उसकी एक एज पर 3 लाइंस स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर एक, हाँ सर यहाँ से 3 लाइंस बना लीजिए स्क्वायर के फॉर्म में, और एक सर स्क्वायर का मतलब साइड नहीं रहेगा, एक पर डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर नहीं सर वो एक्सपेंशन के केस में करवाया था। क्या कह रहे हो? तेरी एक्सपेंशन वाले केस में करवाया था। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर क्वेश्चन गलत बता रहा है। हाँ मुझे ये बताओ, तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा है? तुम्हें रिंग कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन समझ में नहीं आया? हाँ सर वो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। नहीं तो उसमें तो मैंने 3 मेंबर इस 4 मेंबर वाले में तो कॉन्ट्रैक्ट करी होगी ना रिंग, जैसे ये है। अब इस केस में मान लो HBr का एडिशन करते हैं, तो इस केस में HBr का एडिशन कैसे करेंगे तुम बताओ जरा एक बार। क्या करें सबसे पहले? सर सबसे पहले तो डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे हम H दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा एक जगह। हाँ फिर उसके बाद में सर हाइड्राइड शिफ्ट करवा करके हम बेटर नहीं हाइड्राइड शिफ्ट से बेटर कैसे हो सकता है? ये यहाँ 2 डिग्री है। हाँ सर ये तो सारी 2 डिग्री है, बेटर कैसे हो सकता है? हाइड्राइड शिफ्ट तो करानी नहीं है मुझे। अगर कराना है तो हाइड्राइड शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं करानी, बिकॉज हाइड्राइड शिफ्टिंग से कोई फायदा होगा ही नहीं। भाई अभी ये 2 डिग्री है, अगर तुम हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते भी हो तो भी तो 2 डिग्री रहेगा ना। मान लो हाइड्राइड शिफ्टिंग आपने कर भी दी तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क होगा। वो पहले भी 2 डिग्री था, अब भी 2 डिग्री। इसके अलावा हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करानी है। अगर कुछ करवा सकते हो तो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचो। और रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में तुम्हें पहले भी बताया गया है, ये सोचना नहीं होता। एक चीज क्लियर है कि एक्सपेंशन हो। अच्छा एक चीज, तो मेरे सवाल का जवाब देना। क्या तुम्हें ये डाउट है कभी भी, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें ये डाउट होता है कि एक्सपेंशन करवाएं या कॉन्ट्रैक्शन करवाएं? तुम्हें ये कभी डाउट होता है कि नहीं?
हाँ सर, कभी कभी नहीं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डाउट ही नहीं है यार भाई, या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मुझे पहले से पता है। कराना है या नहीं कराना वो आपके हाथ में है। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। जब कभी भी रिंग से लगे अगले कार्बन पर प्लस आ रहा हो, तो सिर्फ एक चीज हो सकती है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा कि सर ये कराएं कि वो कराएं ना, सिर्फ हो सकता है तो एक्सपेंशन हो सकता है बस। कराना ना कराना वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मुझे ये डाउट नहीं है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो मजा आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन का केस ही नहीं है। रिंग से लगे अगले कार्बन पर एक काम कर सकता है एंड दैट इज एक्सपेंशन। इसमें कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं। और इसी तरह से अगर रिंग के ऊपर कोई प्लस आ गया तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इशारा करेगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि सर एक्सपेंशन कराऊं कि कॉन्ट्रैक्शन कराऊं। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कराना ना कराना वो तुम्हारे हाथ में। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। मतलब अगर कभी भी रिंग से लगे अगले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और आप ये सोच रहे हैं यार एक्सपेंशन कराएं कि कॉन्ट्रैक्शन कराएं, तुम पागल हो। अगर रिंग से लगे अगले कार्बन पर प्लस है तो सिर्फ एक्सपेंशन ही हो सकता। तुम्हारा दिल करे कराओ, तुम्हारा दिल करे ना कराओ, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी। लेकिन ये डाउट मुझे कभी नहीं होता कि एक्सपेंशन करूंगा या कॉन्ट्रैक्शन करूंगा, या तो वो एक्सपेंशन का केस है या वो कॉन्ट्रैक्शन का केस है, एंड दैट इज क्लियर कट। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज एडजेसेंट, मतलब रिंग का जो एडजेसेंट कार्बन है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन। कराओ ना कराओ वो आपके ऊपर। क्या मतलब हुआ? कराओ ना कराओ आपके ऊपर है। सोचो ये 6 मेंबर रिंग, अगर इस 6 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे प्लस है तो एक्सपेंशन का केस हुआ, ठीक। कराना ना कराना वो आपके हाथ में। कराओगे 6 को 7 बनाओगे? यस सर। नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे सर। हाँ समझ लो। अच्छा यही चीज यहां ले लेते हैं। सपोज ये हमारा जो केस है ये 7 का, ये 7 मेंबर रिंग और उसके ऊपर प्लस है। अब आप ये सोच रहे हैं 7 का 8 करना है यार, 7 का 6 करें। तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं 7 का 8 करने वाला, करना ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरी सब लोग बात समझे क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. ओके सर। इसलिए इसमें तो ये डाउट कहीं होना ही नहीं चाहिए, कहीं पर भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर एक्सपेंशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। एक्सपेंशन का एक केस है, कॉन्ट्रैक्शन का एक केस है। दोनों में से कंडीशंस आप देखेंगे, जो कंडीशन अप्लाई होगी आपको वो फॉलो करना है। कराएं या ना कराएं वो आपको स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर रिंग से लगे अगले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप एक्सपेंशन करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कराना है कराइए, नहीं कराना ना कराइए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ये कंफर्म। ऐसे रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्शन का केस बनता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन कराना कराइए, नहीं कराना ना कराइए, लेकिन एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ये क्लियर है ना? ऐसे यहां पर था, जैसे आपने यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, या तो हाइड्राइड शिफ्ट कर लीजिए जैसे एक बच्चा भी बोल रहा था, या फिर रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। समझ में आई बात? और यहीं पर मैंने ये बताया था कि यहां पर जब आप इस रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। इस रिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ये बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। और मैंने कॉन्ट्रैक्शन का एक तरीका या रिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग या किसी भी शिफ्टिंग का एक बड़ा आसान तरीका भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन से ही लगे ग्रुप की शिफ्ट होती है। पहली बात, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो एडजेसेंट कार्बन है या तो ये वाला ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए। सपोज नीचे वाला ले लेते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज का एडजेसेंट कार्बन ये, और इस कार्बन से लगे किसी ग्रुप की शिफ्ट ये होनी। अब इस जैसे यहां पर तुमने हाइड्राइड शिफ्ट किया था तो तुम समझ गए थे कि हाइड्राइड शिफ्टिंग से तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग से तो कार्बोकेटायन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अब हम दूसरी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। दूसरी शिफ्ट होगी हमारी बॉन्ड शिफ्टिंग। अब मैं बॉन्ड शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, ये बॉन्ड शिफ्टिंग। इस बॉन्ड शिफ्टिंग से क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग करके देखते हैं कैसे होगी बॉन्ड शिफ्टिंग। बिल्कुल अलग से बना के देख लेते हैं। ये बॉन्ड शिफ्टिंग यहां बना के देख लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिव चार्ज को हमें बॉन्ड शिफ्टिंग से रीअरेंज करना है। बताइए कैसे रीअरेंज करें? क्या बताया गया है? पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप की शिफ्ट। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, उससे लगा ग्रुप ये है। बताओ यहां तक ठीक है? शिफ्टिंग हमेशा पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप की होती है। पहली बात तो ये हो गया, एडजेसेंट कार्बन की नहीं, एडजेसेंट कार्बन से लगे किसी ग्रुप की शिफ्ट होती। यहां तक क्लियर है? यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का एडजेसेंट कार्बन ये, इस कार्बन से लगा ग्रुप ये। क्या इस कार्बन से हाइड्राइड नहीं लगा है? लगा हुआ लगा? है। तो लेकिन वो शिफ्टिंग सर हो गया, उस शिफ्टिंग से कोई फायदा नहीं है, उस शिफ्टिंग से कोई चेंज ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज का एडजेसेंट कार्बन ये, इस कार्बन से जो जो ग्रुप लगा उसकी शिफ्ट करके देखते हैं। प्लस का एडजेसेंट कार्बन ये, इससे 2 हाइड्राइड लगे हैं और एक CH2 लगा है। क्या इन दोनों में से किसी की भी शिफ्ट से कोई फायदा होगा? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ हम CH2 की शिफ्ट कर सकते हैं?
अब CH2 की शिफ्ट करनी कैसे, क्या तरीका है, क्या बताया गया था? जिसकी भी शिफ्ट करनी, पहले डिसाइड कर लीजिए किसकी करनी है, CH2 की। जिसकी भी शिफ्ट करनी है उसका बॉन्ड साफ करिए, उसको माइनस दीजिए, जहां से आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां प्लस दीजिए, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। ये शिफ्टिंग का तरीका है। यानी जिसकी करनी है शिफ्ट उसको माइनस, जहां से करनी है उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए इस बॉन्ड शिफ्टिंग से क्या हुआ। इस बॉन्ड शिफ्टिंग से ये हुआ कि ये वाला डंडा फ्री हो गया, ये मिट गया, ठीक। तो यानी ये ऐसा हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और यहां प्लस आ गया। अपने आप समझो जरा। एंड नाउ दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। तुम्हें बताया गया था ये एक बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा टेढ़ा सा बनाया, बट एक्चुअली दिस कार्बोकेटायन इज लाइक दिस। ये देखिए, ये बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाता है। हाँ, मैं एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक सेकंड रुको, फिर से बनाता हूँ। ये ले लेते हैं, ये था हमारा पहला कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड। इस पर आपने HBr डाला था मान लीजिए, तो आपने सबसे पहले ये कार्बोकेटायन तैयार कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करना है या नहीं, तो मैंने कहा करके देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज का एडजेसेंट कार्बन पकड़ा और उस एडजेसेंट कार्बन से लगे ग्रुप्स को चेक किया, तो इस एडजेसेंट कार्बन से एक H लगा है, एक H लगा है, और एक CH2 लगा है। दिस इज माई एडजेसेंट कार्बन, ठीक। इस एडजेसेंट कार्बन से लगे तीनों में से किसी भी शिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्राइड की कर सकते हैं या CH2 की कर सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं CH2 शिफ्ट करता हूं। अब तरीका क्या है शिफ्ट करने का, मैंने बताया था। शिफ्ट करने का तरीका है, इस एडजेसेंट कार्बन से जिस ग्रुप की भी शिफ्ट करनी, पहले उस ग्रुप का कार्बन से बॉन्ड मिटाइए, ठीक। जिसकी शिफ्ट कर रहे हैं उसको ऊपर माइनस दे दीजिए, जहां से कर रहे हैं उसके ऊपर प्लस दे दीजिए, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। और ये सिर्फ इस रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये जब भी कभी आप शिफ्ट करें तो ये तीन बातें याद कर लीजिए। जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़िए। ये तीन लाइनें याद कर लीजिए। इसकी करनी थी इसको माइनस, जहां से करनी थी उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दिया। अब बताइए नई सिचुएशन क्या है? नई सिचुएशन है, ये बन गया आपका एक ट्राइंगल जैसा, ये नीचे, और ये आ गया आपका प्लस। बताओ समझे? और ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है, दिस इज स्टेबल कार्बोकेटायन, इसलिए ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन इस बार देखने को मिल सकती है। समझो ये किस रीजन की वजह से स्टेबल हुआ सर? क्या बेटा? किस रीजन की वजह से स्टेबल हुआ? ये रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबल है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबल है, ये इंडक्टिव की वजह से भी स्टेबल। यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक्चुअली रेजोनेंस है। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है, उस साइक्लोप्रोपेन के ये जो 3 बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर पाई कैरेक्टर होता है, इनके अंदर पार्शियली पाई कैरेक्टर होता है। जब तुम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बिकॉज ऑल दीज कार्बन्स आर sp3। तो अगर ये sp3 है तो ये sp3 वाले कुछ ऐसे होते हैं, ये ऐसे। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। देखिए ये जो बॉन्ड ओवरलैपिंग आ रही है वो ये आ रही, ऐसे यहां पर ओवरलैपिंग ये आ रही, ऐसे यहां पर ओवरलैपिंग ये आ रही, और बाकी तो ये आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हम नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं, प्रोपेन की, साइक्लोप्रोपेन। दिस इज नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसा लगता है जैसे साइक्लोप्रोपेन के ये बॉन्ड्स जो हैं हमारे, क्या ये बॉन्ड सिग्मा है? बताओ, क्या ये बॉन्ड सिग्मा है? यस सर। हाँ, ये सिग्मा है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? ओवरलैप्ड एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, क्या ये बॉन्ड सिग्मा है? यस सर। ये भी सिग्मा है। क्या ये वाले बॉन्ड भी सिग्मा है? यस सर। यानी कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हैं। बहुत बढ़िया, ये देखिए सारे बॉन्ड सिग्मा है। अच्छा ठीक है। अब किसी ने ये पूछा कि भाई साइक्लोप्रोपेन के जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, ये देखिए ये वाले, ये कैसे हैं? तो मैंने कहा भाई ये देखिए ना, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसमें कहीं डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देता, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ऐसा देखने से लगता है दिस इज आल्सो अ सिंगल बॉन्ड, सो इट शुड बी अ सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने कहा अभी चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, क्या ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रहा है? चेक करिए। ओवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है हमारी? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, दिस इज माय इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? क्या ओवरलैप्ड एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है? सर। तो फिर इसको सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल सकते ना, बात खत्म हो गई। दिस इज नॉट अ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, तो फिर सर पाई बॉन्ड बोल देते हैं? नहीं, पाई बॉन्ड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब है ओवरलैप्ड एरिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। यानी या तो ऐसा हो सीन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, या फिर ऐसा हो सीन, पाई बॉन्ड। तो ना ये ऐसा है ना ये ऐसा है, ये कुछ बीच में। तो इसका मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसको ना तो सिग्मा बोलिए
ना पाई बोलिए, इट इज पार्शली पाई कैरेक्टर वाला बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज पार्शली पाई कैरेक्टर, इसके अंदर पार्शल पाई कैरेक्टर, और इस पार्शली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए जरा, अब तुम समझना, ये वाला जो आदमी आपने बनाया है, इस कार्बन, इसके रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर रेजोनेंस की तो कंडीशन ही नहीं है। आप जरा अकल लगाओ, क्या ये पार्शली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है? यस सर। इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। यस सर। क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो सर ये देखिए आपका रेजोनेंस, इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। बताओ समझे? यस सर। इसी तरह से इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से बनवा लीजिए। ये देखिए दूसरा बना लेते हैं, ये देखिए ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? और मजे की बात क्या है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे। सो दिस इज अ कार्बोकैटायन जिसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल एनर्जी बन रहे हैं। क्या ये अच्छी सिचुएशन नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कार्बोकैटायन आपने बनाया, दिस इज स्टेबल ड्यू टू टू इक्वल एनर्जी रेजोनेंस, दिस इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। और सोचो यही चीज अगर पंखे जैसे बना दिया जाता, बवाल हो जाता। पंखा समझते हो? ऐसे खतरनाक स्टेबल कार्बोकैटायन। अब सोचिए आप जरा इसके बारे में, क्या इसको देख पा रहे हो? उसके पास 6 इक्व एनर्जी रेजोनेंस है, 6 इक्व एनर्जी रेजोनेंस। यस सर। देखिए आप, ये यहां से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, सब एक जैसे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे। कोई रेजोनेंस ऐसा नहीं होता जिसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्व एनर्जी बनते हो। भाई 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन इक्व एनर्जी कोई नहीं बना पाता। ये वो कार्बोकैटायन है जो 6 एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। तो तुमने पढ़ा भी होगा, ऑलमोस्ट सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए मैंने यहां पर इस साइक्लोब्यूटीन की जब रिएक्शन कराई, जब कार्बोकैटायन बनाया, तो मैंने इस कार्बोकैटायन को रिंग कॉन्ट्रैक्शन से स्टेबल करने की कोशिश की, बिकॉज दिस इज मच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटाइन वाला। कुछ समझे बात? यस सर। यस सर। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि अब ये बुक में इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती, इसलिए कम समझ में आती है। ये जो पार्शियल पाई कैरेक्टर है ना, इस पाई कैरेक्टर की वजह से तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या, मैंने बताई भी थी, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती। तुम्हें क्या पता है? बताओ, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी किसकी होती? अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड की। यानी आपके अंदर अगर अनसैचुरेशन है तो आप हाइड्रोजन को खा लेंगे। साइक्लोप्रोपेन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हाइड्रोजन को खा लेती है? ये देखिए आप। अब तुम समझ पा रहे हो साइक्लोप्रोपेन क्यों हाइड्रोजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती है? क्योंकि इसके अंदर पाई कैरेक्टर होता है सर, इट हैज पार्शियली पाई कैरेक्टर। ये हाइड्रोजन को खा सकती है और ये बड़ी आसानी से हाइड्रोजन को खाकर ओपन हो जाता है। यानी ये साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोजिनेट होकर प्रोपेन में बड़ी आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पर यह हरकत कर सकती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसलिए इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि साइक्लोप्रोपेन वो एक अकेली रिंग है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आसानी से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है। मैंने एक सवाल भी तुम लोगों को कराया था, तुम्हें याद होगा कि 3 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही है। तो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो 3 मोल हाइड्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर 2 रिंग्स और लगी हैं, जो कौन सी हैं? साइक्लोप्रोपेन। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या बता सकते हैं ये स्ट्रक्चर कितने मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने अनसैचुरेशन को खत्म करेगा, तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही है तो 1 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, जबकि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल कितने मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा? 1 मोल यहां से, 1 मोल यहां से और 1 मोल यहां से। यानी 3 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किए जाएंगे और ये आदमी 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर एक तो प्रॉपर डबल बॉन्ड है जो हाइड्रोजिनेट हो जाएगा, एक साइक्लोप्रोपेन है जो हाइड्रोजिनेट हो सकती है, और एक दूसरी साइक्लोप्रोपेन जो आसानी से हाइड्रोजिनेट हो सकती है। समझ गए बात? सर जो साइक्लोप्रोपेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल खाती है हाइड्रोजन। हाँ, मतलब उसके बाद तो खत्म, खुल जाएगी ना। जो C3H6 है हमारा, दिस इज C3H6, C3H6 हाइड्रोजनेट होकर C3H8 बन जाएगा ना, और C3H8 तो प्रोपेन होती है, प्रोपेन थोड़ा हाइड्रोजन को खाएगी ना। ठीक है सर। बताओ यहां तक समझ में आ गया भाई? हटा दे इसको। यस सर। सिमिलर जो रेजोनेंस हो रहा है इसको क्या बोला जाता है सर? क्या बेटा? सिमिलर रेजोनेंस जो हो रहा है सर। हाँ, सिमिलर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती, जिसको आप इक्यू एनर्जी रेजोनेंस बोलते हैं। दे ऑल आर इक्यू एनर्जी रेजोनेंस। इक्यू मतलब सेम, इक्यू एनर्जी रेजोनेंस।
तो जिस जगह पर भी आपको इक्यू एनर्जी रेजोनेंस देखने को मिले, यानी एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हो, तो बहुत स्टेबल सिचुएशन मानी जाती है, और वो सिस्टम बड़ा स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम होता है कि बड़ी एनर्जी रिलीज होती। समझ गए यहां तक? यस सर। चलो ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर इसको अगर बेंजीन से कंपेयर करना हो तो कौन सा स्टेबल होगा? इसको बेंजीन से कंपेयर करना हो मतलब किसको कंपेयर करना हो? सर जो साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन तो हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है बेटा। मैं तो कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं। कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन था जो मैंने अभी बनाया था। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो रही, ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब इसी में एक बात और कर लेते हैं। तुम यहां पर अल्कोहल्स बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स की सारी बातें कर रहे थे, तो अल्कोहल बनाने का एक और मेथड है कुछ। अब जैसे तुमने आप एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्डिहाइड कीटोन से भी तुमने बना के देखा। आगे के अगर फंक्शनल ग्रुप से भी अल्कोहल बनाना हो तो कुछ कंपाउंड्स के रिडक्शन से बनाया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ सम कंपाउंड, रिडक्शन। और वो रिडक्शन के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, तुम सब भी वो टेबल सीधे सीधे वो टेबल बना लेते हैं। एक हो गया हमारा CHO ग्रुप, एक हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एक हो गया हमारा COH ग्रुप, एक हो गया COCl ग्रुप, एक हो गया COR ग्रुप, और एक हो गया हमारा मान लेते हैं कोई भी एनहाइड्राइड ले लेते हैं, RCO होल्ड ट्वाइस O, या फिर कोई लैक्टोन ले लेते हैं, या फिर कोई इपॉक्साइड ले लेते हैं। ये 4-5 लोग हैं। मैं इस टेबल को एक टेबल मान लेता हूं, टेबल A, मतलब सपोज दिस इज टेबल A, और ये टेबल जो है ये सब लोग पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं इस बारे में बात करता हूं कि अगर इन सब के रिडक्शन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सब लोग कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे वो अभी मैं लिख दूंगा। ये सब लोग रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। ये भी अल्कोहल बनाने का एक मेथड है। जैसे ऊपर वाला एल्डिहाइड जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो CH2OH बना देगा, नीचे वाला कीटोन जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो एक 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड हैलाइड जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ध्यान रखना 2 अल्कोहल बनेंगे, एक CH2OH बनेगा और एक ROH बनेगा जो बाहर वाला। ठीक इसी तरह से एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो 2 मोल आपको एक जैसे अल्कोहल मिल जाएंगे, अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो 2 अलग अलग अल्कोहल मिल जाएंगे। ये सब समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। तो अगर RCO होल्ड ट्वाइस O है तो इसका मतलब एक जैसे 2 बन जाएंगे, अगर अलग अलग एनहाइड्राइड होता तो 2 अलग अलग अल्कोहल बन जाते हैं। लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स। जो लैक्टोन्स होते हैं ये एस्टर फैमिली होती, लेकिन साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, दे आर साइक्लिक एस्टर। और तुमने अभी देखा था कि एस्टर्स का रिडक्शन सीधे सीधे 2 अल्कोहल बना देता है। तो लैक्टोन की अगर मुझे शक्ल दिखाई जाएगी तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा, मैं अभी कोई एग्जांपल ले लूंगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज एस्टर्स का काम रिडक्शन के बाद अल्कोहल बनाने का ही होता है। इपॉक्साइड्स भी रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अभी के लिए ये एक टेबल A है और इस टेबल के बाद ये टेबल B है। ये A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से, यानी ये और रिडक्शन तुमने पढ़ा भी हुआ है तो मैं इसलिए इस चीज को सीधे सीधे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास अल्कोहल बनाने के कोई तरीके की आप बात कर रहे हैं तो अल्कोहल बनाने के तरीकों में जो मुझे समझ में आता है वो ये कि आप कुछ लोगों के रिडक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है एल्डिहाइड्स का रिडक्शन, कीटोन्स का रिडक्शन, एसिड या एसिड्स के डेरिवेटिव्स का रिडक्शन। तुम देख पा रहे हो एसिड का सिर्फ यहां पर 3 डेरिवेटिव्स लिखे गए। जो एसिड होता है मेरा, उस एसिड के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं। जो भी एसिड होता है, सॉरी, उसके 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, दूसरा एस्टर, तीसरा अमाइड और चौथा एनहाइड्राइड। ये एसिड्स के 4 डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब ये वो लोग हैं जो एसिड से बनाए जाते हैं। ये एसिड के 4 डेरिवेटिव तुम देख पा रहे हो। मैंने यहां पर एसिड को तो लिखा ही लिखा है, साथ में उसके 3 डेरिवेटिव्स तो लिखे हैं। कौन कौन से? एक एसिड हैलाइड, एक एस्टर और एक एनहाइड्राइड। देख पा रहे हो ये? यस सर। लेकिन मैंने अमाइड नहीं लिखा है, सिर्फ अमाइड नहीं लिखा है। यानी इस A टेबल में
एसिड भी है और एसिड्स के डेरिवेटिव भी हैं, लेकिन उन डेरिवेटिव्स में सिर्फ अमाइड नहीं है, क्योंकि अमाइड रिडक्शन के बाद अल्कोहल ना बनाकर अमीन्स। बस इस बात को ध्यान रखना, यानी एसिड्स के सारे डेरिवेटिव रिडक्शन के बाद क्या बना देंगे? अल्कोहल। लेकिन एसिड का अकेला एक डेरिवेटिव ऐसा है जो रिडक्शन के बाद आपको अमीन बना के देगा, ना कि अल्कोहल। बताओ यहां तक समझ गए बात? बिल्कुल याद कर लेते हैं। अच्छा, अब यानी ये बताइए आप, ये जो 4-5 लोग आपने लेफ्ट हैंड साइड में टेबल ए के अंदर लिखे, ये ए लोग जो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा यूज करेंगे? तो तुम ये पढ़ चुके हो, फटाफट बात करते हैं। इनके लिए हम 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम याद कर लेते हैं, ठीक? सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट, ये टेबल बना लिए तुम लोगों ने? जी सर। सर हाँ बेटा, याद करनी, क्या याद करनी है ना ये? 4 क्या कह रहे हो बेटा? अरे याद करनी है ना ये? हाँ बिल्कुल याद करनी भाई। हाँ, ठीक सर। सर ईथर्स की भी रिडक्शन होती है? साइक्लिक ईथर्स है, मतलब ये साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड होता है सर। सर इपॉक्साइड तो पता है, उसकी मतलब जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं उनकी रिडक्शन होती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, वो तो H- ही है। जैसे इपॉक्साइड भी ले लोगे तो उनका रिडक्शन भी किया जा सकता है H- की अटैक करा के। यस सर, बेअवेली कर रही है। हटा दें इसको? यस सर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, और ये तुम लोग कर चुके हो इसलिए फटाफट करते हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं हम H2 निकल। ये तुम मेरे ख्याल से सारी दुनिया जानती है, बड़ा मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके लिए सिर्फ एक बात लिखना जा रहा हूं मैं, इस टेबल में आने वाले सब लोगों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सब लोगों को, जो तुमने अभी टेबल बनाई है, उस टेबल में जितने लोग लिखे थे वो सब लोग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके थ्रू? H2 निकल के थ्रू। प्लस साथ में क्या करेगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है। मानते हो? ये तो आप तो हाइड्रोजनेशन का काम करता है। सर ये बड़ा मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है। इस टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में लोग थे उन सबको तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर ही देगा, साथ ही साथ अगर कहीं गलती से डबल ट्रिपल बॉन्ड भी दिख गया कार्बन कार्बन वाला, उसको भी निपटा देगा। क्लियर? सर अगर H2PD होता तो ये डबल ट्रिपल वाला केस नहीं आता ना? बस मतलब अगर वो देखो H2PD भी अगर होता तो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता। वो लिनार कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए, बस PDBSO4 वाला क्यूनोलिन वाला केस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज H2PD, H2PT और H2 निकल, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं तगड़े, ये साफ करने का काम करते हैं, साफ। हाँ, अगर आपने लिनार कैटलिस्ट ले लिया तो वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल तक रिड्यूस कर सकता है, डबल को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, वो अलग बात। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, हम तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में भी यही कहेंगे, बड़ा मजबूत आदमी है, जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। इस टेबल में आने वाले सारे लोगों को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल, लेकिन इसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कोई रिश्ता नहीं। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने H2 निकल लिया तो सबको निपटा देगा, लेफ्ट हैंड साइड की टेबल को सब लोगों को राइट हैंड में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से LAH यूज किया तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे लोगों को राइट हैंड में कन्वर्ट अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, लेकिन डबल और ट्रिपल से इसका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compounds having aryl group मतलब जैसे फिनाइल हो गया, एरोमेटिक ग्रुप, aryl group on beta position the alpha beta unsaturation can be reduced। समझो, यानी ये एक एक्सेप्शनल केस है जो LAH का बनता है, जो इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। यानी नॉर्मली मैंने क्या, तुम पहले इन तीनों लाइनों को भूल जाओ, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? सारे लोग रिड्यूस होंगे अल्कोहल में, याद हो गया ये? यस सर। ट्रिपल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये भी याद हो गया? यस सर। अब मैंने इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस डाला क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसकी अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन, ठीक, कैसा बनेगा? वो ऐसा बन गया। अब C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O,
इसकी बगल वाली पोजीशन हो गई अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ये समझना जरा। नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाली पोजीशन हो गई हमारी अल्फा, यानी दिस इज कार्बोनिल ग्रुप विच इज अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन। ठीक है ये? Yes, sir. तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप LAH के साथ कराते तो जो मैंने लिखा है वो ये कि मुझे डबल ट्रिपल से कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं इस डबल बॉन्ड को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करता। लेकिन मैं कर सकता हूं इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस अगर इसकी इस पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा होता। यानी अगर बीटा पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा है तो वो आदमी इस अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को भी रिड्यूस कर देगा। यानी फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा? फाइनली आंसर आएगा PH CH2 CH2 CH2OH। यानी इसको तो रिड्यूस करना ही था, वो करता ही है सब लोगों को रिड्यूस, डबल बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बीटा वाली पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा है तो इस डबल बॉन्ड को भी वो रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज इस डबल बॉन्ड से इसका कोई रिश्ता नहीं होगा। समझ पाए बात को? सर ये रेजोनेंस है इसलिए कर रहा है? बिल्कुल, हाँ, रेजोनेंस की वजह से। और दूसरा उस टाइम पर ये 1,4 एडिशन करेगा। हम बात करेंगे जब 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर पढ़ें। तो सब लोग पहले इस बात को याद कर लें कि आपका LAH के साथ कोई रिश्ता नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के रिडक्शन का, लेकिन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड को तभी रिड्यूस कर सकता है जब बीटा पोजीशन पर एक फिनाइल ग्रुप लगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। सर हाँ सर एक डाउट है सर, जो ये जो रेनिकल होता है सर, हाँ सर वो तो CH2 में कन्वर्ट करता है ना? हाँ, किसको? सर एल्डिहाइड कीटोन को? नहीं, अल्कोहल बनाने का काम करता है ना। हाँ, मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ। देखो असल में दिक्कत क्या हो रही है, तुम याद नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत है तुम याद नहीं कर रहे हो। तुम पहले याद करो, फिर पूछो, फिर सोचो याद क्या करना है। H2 निकल सब कुछ कर लेता है। LAH इस टेबल में आने वाले सब लोगों को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। क्लियर है यहां तक? यस सर। सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड को LAH सिर्फ तभी रिड्यूस कर सकता है जब बीटा पर फिनाइल हो, अदरवाइज कभी नहीं करता। उसका डबल बॉन्ड से कोई रिश्ता ही नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कह दूं मैं कि बताइए इस सवाल का आंसर क्या लिखा जाए। ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं। अब बताइए सवाल का आंसर क्या लिखेंगे आप? नहीं करेगा। अब मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा भाई डबल बॉन्ड, हमने कहा भाई डबल बॉन्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। कह रहे अभी तो आपने बताया था होता है। वो तब होता था जब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता था। क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है? नो सर। ये तो बीटा गामा अनसैचुरेशन है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अगर आप नहीं है तो मुझे कोई लेना देना नहीं डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है। मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा, मेरा कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप सीधे सीधे अल्कोहल में रिड्यूस कर जाएगा। मेरा आंसर डॉट 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 डॉट, और सब कुछ वैसे ही फाइनल आ जाएगा CH2 CH2OH। बताओ समझे बात को? कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज सच बिल्कुल ऐसे का ऐसे यहां लिख दिया जाएगा, खत्म। सिर्फ लास्ट वाला CO ग्रुप CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, बस। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए यही सवाल ऐसा होता, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लेते और ये ले लेते PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब आप अगर इसका LAH से रिडक्शन करते तो उस केस में दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है विद फिनाइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन, तो इन दैट केस अब ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। अब आपका आंसर PH CH2 CH2OH आ जाएगा। अब ये आंसर जरूर बने। हाँ, इसी में अगर ये फिनाइल ग्रुप कहीं और लगा होता या ना लगा होता तो फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए ये सवाल होता तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल सीधा है कि क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या बीटा पर फिनाइल है? नहीं है। तो इसलिए मुझे डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं डबल बॉन्ड को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करता, अब भी नहीं करूंगा। जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है, मेरा काम एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करना था कि अल्कोहल में, मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूं। कुछ समझ पाए? यानी सिर्फ इस बात को ध्यान रख लेते हैं। आप एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ इस बात को याद कर रहे हैं कि अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसके डबल बॉन्ड को रिड्यूस तभी हो करना है LAH को जब बीटा पर एराइल ग्रुप लगा। अदरवाइज LAH का डबल बॉन्ड से कोई लेना देना। ठीक,
हटा दे इसको। फिर तीसरा, हाँ पढ़ा रहे थे सर तो सर उन्होंने करवाया था कि जो रेनिकल है वो एल्डिहाइड कीटोन को CH2 में करवाया। हेलो, क्या कह रहे हो? ये वाला सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया ये? नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट उस पे आते हैं। तीसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा हमारा NaBH4। अब ये बताइए NaBH4 क्या करता है? NaBH4 भी हमारा मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम क्या है? NaBH4 भी जो हमारा मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी यही करता है, इस टेबल में आने वाले सब लोगों को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बताओ यहां तक समझ में आई बात? सिर्फ किनको नहीं करेगा वो भी लिख लेते हैं, एक्सेप्ट एसिड ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप। यानी इस टेबल में आने वाले सब लोगों को हम निपटाएंगे, लेकिन एसिड और एस्टर से हमारा कोई रिश्ता नहीं। यहां तक ठीक? प्लस डबल और ट्रिपल से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो मेरा भी यही। क्लियर? सब लोग इस बात को समझ गए? यानी क्या याद रखना है कि आप अगर NaBH4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaBH4 वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस टेबल में आने वाले, जो अभी आपने टेबल बनाई थी, उस टेबल में आने वाले सब लोगों को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एक्सेप्ट एसिड एंड एस्टर। साथ ही साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मेरा पहले भी कोई रिश्ता नहीं था, डबल ट्रिपल से मेरा अब भी कोई रिश्ता नहीं। क्लियर? हाँ सर LH ओइक एसिड को कर देता है। हाँ, मतलब बोला तो यही जाता है, LAH भी उसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, लेकिन कहते यही है कि बेहतर यही रहता है कि आप LAH से अगर एसिड को रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो पहले उसको एस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करिए। लेकिन फिर भी अगर सवाल आता है तो आप LAH से एसिड को रिड्यूस करा के अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है ना? सर मैंने कहीं पे ना मतलब पढ़ा था NaBH4 उसको भी नहीं करता, एक तो एनाइड्राइड और उसको साइक्लिक ईथर को। नहीं, अभी देखो साइक्लिक ईथर वाला तो केस ही अलग है। जो इपॉक्साइड्स होते हैं वो तो LAH के थ्रू ही रिड्यूस होते हैं, NaBH4 नहीं करता। अभी तो हम सिर्फ टेबल की बात कर रहे हैं। इस टेबल में आने वाले लिखा तो था। हाँ, क्या चीज? इपॉक्साइड्स लिखी थी सर आपने। हाँ, इपॉक्साइड, लेकिन वो उसको अलग कर लो। मतलब इपॉक्साइड तो बहुत रेयर रिडक्शंस होंगे, उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। मतलब LAH ही से H- आएगा, NaBH4 की तो कोई रिएक्शन भी नहीं दिखेगी। लेकिन ये कि अभी हम एनाइड्राइड को रिड्यूस करेगा, सिर्फ एसिड और एस्टर्स को छोड़ के बाकी जो भी कुछ है उनको रिड्यूस करेगा। बट अगर आप फिर भी इपॉक्साइड्स को या एनाइड्राइड्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप NaBH4 की जगह LAH का इस्तेमाल करें। अब इसमें देखो ये यही होता है, कुछ बुक्स में दिया गया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया जाता, तो इसलिए टेबल एक ऐसी बना ली गई है जिसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज क्या करना है कि अगर आपने H2 निकल लिया तो सब लोगों को रिड्यूस कर दीजिए, LAH लिया तो आप सिर्फ सारे लोगों को रिड्यूस करिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कोई रिश्ता मत रखिए। NaBH4 लेते हैं तो भी आप सब लोगों को रिड्यूस करिए, लेकिन एसिड और एस्टर को छोड़ दीजिए। समझ लो, ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो ये काम नहीं करता। बाकी कुछ जगहों पर लिखा गया है कि अगर सवाल में पूछा जाता है बेटर कौन होगा, जैसे IIT में सवाल आता है कि एस्टर्स के रिडक्शन या एनाइड्राइड्स के रिडक्शन के लिए बेटर क्या है, तो NaBH4 भी आ रहा है, LAH भी आ रहा है, तो आप LAH को टिक करना, NaBH4 को टिक। फिर वो सवाल पूछने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन जो ज्यादा ऑथेंटिक किताबों में दिया गया है वो यही है कि इस टेबल में NaBH4 COH को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, और डबल ट्रिपल से उसका वैसे भी कोई रिश्ता नहीं। बात समझ लो। और चौथा आदमी इसी के अंदर लिया जाता है, वो है B2H6THF। ये लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन का काम करेगा, और इसके लिए भी यही बोला जाएगा कि इस टेबल में आने वाले सब लोगों को रिड्यूस करता है अल्कोहल। लेकिन इसके अंदर भी एक यही कमी है कि ये आदमी जो है ये COCl ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, और साथ ही साथ डबल ट्रिपल से इसका कोई रिश्ता नहीं। ये इतनी बातें जो हैं ब्रॉड वे में, इतनी बातें तो याद रखनी। फिर इसके अलावा जब सवाल आएगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि बेटर कौन रहेगा, सबसे अच्छा कौन रहेगा, तो वो सवाल आप फिर प्रिडिक्ट कर लेंगे, फिर उसका आंसर निकाल। लेकिन एक रफ आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि B2H6 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, LAH क्या करता है, और H2 निकल क्या करता है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ये सब लोग रिडक्शन, जहां जहां भी रिडक्शन हो रहा है वो सब आपको क्या बना के दे रहे हैं? अल्कोहल। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए ये सवाल आता है तो इसका आंसर लिखना, ये लिखने का ही मेन खेल है। मान लीजिए ये सवाल आ गया
और यहां पर भी कुछ लगा देते हैं CH2COCl। ठीक, अब इसका रिडक्शन ले लेते हैं LAH के साथ, और एक बार इसका रिडक्शन ले लेते हैं NaBH4 के साथ। अब वो इससे क्लैरिटी है, मतलब वो इतना घुस के सवाल नहीं पूछ सकता कभी भी कि इसके साथ क्या करना है। अब वो बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा है कि इस आदमी का रिडक्शन करना है, LAH के साथ करके दिखाइए या NaBH4 के साथ करके दिखाइए। तो आप देखो क्या करना होगा, बताओ सोच के। सबसे पहले LAH के साथ रिडक्शन करते हैं। LAH के लिए क्या बताया गया है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप सब निपटा दीजिए आप, डबल ट्रिपल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब निपटा दूंगा मैं। अब यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक बार प्रेडिक्ट कर लो। क्या यहां पर कोई एस्टर है? यस सर। ये देखिए एस्टर, ये वही साइक्लिक एस्टर है जिसको लैक्टोन का नाम दिया जा सकता है। दिस इज साइक्लिक एस्टर लैक्टोन। इसी तरह से क्या यहाँ कोई कार्बोनिल ग्रुप है? ये देखिए। यस सर। क्या कोई एसिड हैलाइड ग्रुप है? ये देखिए। यस। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, अब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। LAH, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है LAH के ऊपर? नहीं सर। तो सबको निपटा देगा सर। LAH के बारे में कुछ दिमागी मत लगाइए, सब निपटा देगा। अच्छा, एस्टर को रिड्यूस करने का तरीका क्या बताया गया था? 2 अल्कोहल बनते हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, तो इसका एक अल्कोहल तो इधर बनेगा और एक अल्कोहल उधर बनेगा। तो अब जरा समझना, LAH के साथ जब रिडक्शन करोगे तो ये आ जाएगा एक OH, ऐसे 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 ऐसे, और नीचे कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में, और इधर भी टूटने के बाद एक OH। चलिए इधर चलते हैं। इधर जो CH2 के साथ जो एसिड हैलाइड ग्रुप है वो भी रिड्यूस होकर CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ समझ पाए? यस सर। लेकिन अगर आप NaBH4 की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? कहता है भाई सब करवा लो, लेकिन एस्टर के बारे में बात मत करो, हम एस्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो अगर एस्टर रिड्यूस नहीं होगा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, बाकी सब निपट जाएगा। यानी ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ये एस्टर था तो ये एस्टर ही रह जाएगा, बाकी अपना जैसा करना है वैसे कर लीजिए। नीचे भी कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा, और ये आपका एसिड हैलाइड है जो रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी आसानी से एस्टर के साथ भी ये रिएक्शन कराई जा सकती है। लेकिन ये इसी तरह का सवाल स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं जिसमें थोड़ा सा भी डाउट वाला सवाल है। जैसे अभी वो लक्ष्य कह रहा था सर एनहाइड्राइड भी एक आध जगहों पर हमने पढ़ा है, फिर वो सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा, वो इस तरह से पूछ सकता है कि बेटर क्या रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा। तो फिर क्लैरिटी है, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि LAH और H2 निकल जो है होते हैं ये खास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो जनरली सब कुछ करने का काम करते हैं। तो वहां पर अगर इस तरह की कोई बात आती तो आंसर उस तरह से लिख दिया जाए। सर हाँ, मॉड्यूल्स में सर NaBH4 में सर लिख रहा है कि NaBH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। नहीं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें बात, जब हम 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन की बात करेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता, वो नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाले डबल बॉन्ड की बात लिखा है। ऐसा कुछ कहीं लिखा है कुछ? यस सर। हाँ, तो वो 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन में उस बात को समझाऊंगा। अभी क्या मान के चल रहा हूं मैं कि डबल बॉन्ड से NaBH4 का कोई रिश्ता नहीं, डबल बॉन्ड का LAH के साथ कोई रिश्ता नहीं। LAH का डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ तब रिश्ता है जब वो डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेशन वाला हो, साथ ही साथ बीटा पर फिनाइल हो। बात खत्म, समझ में आई बात? अभी सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। जब मैं 1,2 1,4 एडिशन की बात करूंगा एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, तब मैं तुम्हें ये वाली बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सर एस्टर टू अल्कोहल समझ नहीं आया सर। क्या बेटा? एस्टर टू अल्कोहल। एस्टर से अल्कोहल, ये तो बड़ा आसान है ना। ये जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल एस्टर ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR', ये ले लेते हैं। अब आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसके रिडक्शन में मैंने बताया है, इसके रिडक्शन में मैकेनिज्म नहीं बता रहे, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो एक तो अल्कोहल इधर बनेगा, एक अल्कोहल इधर बनेगा, यानी एक अल्कोहल क्या बना? RCH2OH, और उधर वाला अल्कोहल क्या बना? R'OH। बताओ समझे? यस सर। तो यही चीज यहां पर भी है, एक इधर अल्कोहल बनेगा, एक इधर अल्कोहल बनेगा। B2H6 डबल बॉन्ड को तो कर सकते हैं ना? नहीं, B2H6 डबल बॉन्ड को भी नहीं करेगा। B2H6 THF तब रिड्यूस करेगा जब आप एसिड के साथ ये काम करें, मतलब नीचे आपको H+ भी लेना पड़ेगा, एंड दैट इज अगेन अ डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। याद है ना वो जो कल हम लास्ट क्लास में हमने बात की थी, B2H6 THF विद एसिड, एसिटिक एसिड और HCl, तो वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर सकता है। हटा दे भाई इसको। सर जो इपॉक्साइड्स को सिर्फ LAH और निकल करते हैं ना, H2 निकल। बिल्कुल ठीक है सर। इपॉक्साइड्स तो बड़े यूनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रेन्ड कंपाउंड्स हैं जो H- की डिमांड रखते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की डिमांड रखते हैं, और वो LAH ही वो आदमी है जो आसानी से H- प्रोवाइड करके इपॉक्साइड्स को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है। सर हाँ, ये जो यहाँ पे ये बॉन्ड क्यों टूट गया, ये कॉर्नर पे जो आपने ये बनाया है वो ये नहीं ऊपर वाले कॉर्नर पे। हाँ,
नहीं, जैसे कि ये OH है ना। अच्छा हाँ, तो ये ऐसे हो गया ना, ये एस्टर ही तो है, देखो C डबल बॉन्ड O, C यही तो है देखो। तो इसको यहां से तोड़ना है ना, तो इधर भी अल्कोहल और इधर भी अल्कोहल, ऐसे यहां पर भी है, इसको यहां से तोड़ा, इधर भी अल्कोहल। सर इसको सीधे भी तो लिख सकते हैं ना, फिर आप। हाँ ठीक, समझ गया ना। तो ये इधर वाला आ गया CH2OH, ये देखिए, और इधर वाला OH ऐसे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो तुम्हारे अल्कोहल्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी अल्कोहल की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस तुम लोगों ने शुरू की थी, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। मुझे लगता है केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सिंपल बात जरूर होनी चाहिए कि अल्कोहल्स का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि O के साथ सारे डायरेक्टली अटैच। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल्स के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो मेरे ख्याल से एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। बताओ यहां तक समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। तो आप अल्कोहल की रिएक्शन बेस के साथ भी करा सकते हैं, NaOH के साथ। ऐसे में जब अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन वही जैसे सॉल्ट और पानी बन जाएगा। बताओ सही है ये? यस सर। यानी अल्कोहल्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, और अल्कोहल्स एल्कली के साथ भी रिएक्ट करके पानी और सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये रिएक्शन समझ में आ गई? गलत समझ में आ रही है? ये तो हो ही नहीं सकती, गजब आदमी हो। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन तो चलेगी नहीं आगे। क्यों नहीं चलेगी? बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई मेरे पास एक अल्कोहल है और वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है OH माइनस H को खींच रहा है, तो OH माइनस अगर H को खींचेगा तो क्या बनाएगा? OH माइनस H को खींचेगा तो पानी बनाएगा। चलिए ठीक है, और क्या बनेगा? अगर OH ने H को खींच लिया तो छोड़ेगा क्या? एल्कोक्साइड। ठीक है ये? यस सर। अच्छा, अब जरा देखते हैं होगा क्या। या तो ये रिएक्शन आगे चल रही या पीछे चल रही। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे। बताओ आगे चल रही पीछे चल रही? ये तो पीछे चल रही सर, क्योंकि अल्कोक्साइड इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। समझो व्हाई? बिकॉज दिस इज एसिड 1, इसको एसिड 1 ले लेते हैं। इस एसिड 1 का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये ले लेते हैं, दिस इज बेस 1। अच्छा, ये हो गया हमारा एसिड 2 जो अपना H देगा रिवर्स रिएक्शन के टाइम पर, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसको ले लेते हैं बेस 2। बताओ यहां तक ठीक है? अच्छा, तुम सब जानते हो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। मीथेनॉल की बात नहीं करते हैं, बट जनरली अल्कोहल्स वाटर से वीकर एसिड होते हैं। तो अगर अल्कोहल वाटर से वीकर एसिड है तो दैट मींस इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो पानी के कॉन्जुगेट बेस से स्ट्रॉन्गर होगा। यानी अगर ROH दैट इज एसिड 1 इज वीकर देन एसिड 2, देन बेस 1 शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बेस 2। क्लियर? यस सर। और अगर बेस 1 ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या बोलेगा? तुमने मेरे में से H निकाला था, मैं तुम्हारे में से H निकाल कर रिएक्शन को पीछे भगा दूंगा, तुम आगे मत चलना। क्या मतलब हुआ? अल्कोहल्स क्योंकि वाटर से वीकर एसिड हैं, इसलिए अल्कोहल्स एल्कली के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म नहीं कर सकते। यानी अल्कोहल्स एल्कली में डिसॉल्व नहीं करते हैं एक्सेप्ट मीथेनॉल। मीथेनॉल का एसिडिक नेचर वो वाटर से थोड़ा ज्यादा होता है, अदरवाइज अल्कोहल्स पानी से कम एसिडिक माने जाते हैं और अल्कोहल्स एल्कली के अंदर डिसॉल्व करके वाटर फॉर्म नहीं कर सकते। बताओ यहां तक समझ में आई बात? यस सर। यानी ये तो ठीक है कि अल्कोहल्स जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बुलबुल करके उड़ाएंगे, सब समझ में आता है हमें, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अल्कोहल्स एल्कली के अंदर भी डिसॉल्व करेंगे तो ये गलत है। अल्कोहल्स एल्कली के अंदर डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वो एक एल्कोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। एल्कोक्साइड आयन OH माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इसलिए वो अपना H वापस खींचकर अल्कोहल बना देता है और रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। क्लियर है यहां तक? Yes. अच्छा, अगर यही चीज ये बोली जाए, चलिए ठीक है सर, तो फिर एक काम करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ करा देते हैं, HCO3 माइनस। अगर अल्कोहल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या करेगा बताइए? ये बाइकार्बोनेट यहां से क्या निकालेगा? H। क्या बनाएगा?
H2CO3 और साथ में क्या बनेगा, RO माइनस। अगर H2CO3 बनेगी तो ये बनते ही डिसोसिएट कर जाएगी H2O और CO2 में, और आपको बुड़ 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 CO2 उड़ती हुई नजर आएगी। बताओ ये रिएक्शन सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। अरे जब तुम पानी से कमजोर एसिड हो तो कार्बोनिक एसिड से तो कमजोर होगे। नहीं समझे बात? यस सर। जब अल्कोहल पानी से कमजोर है तो इसका तो नाम ही एसिड होता है यार, याद है? कार्बोनिक एसिड है। यस तो ये तो पानी से तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जब अल्कोहल पानी से भी कमजोर है तो कार्बोनिक एसिड से तो कमजोर होगा ही होगा। ये रिएक्शन किसी भी सूरत में फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही RO माइनस बनेगा वो इस कार्बोनिक एसिड में से वापस अपना H लेकर बाइकार्बोनेट दोबारा तैयार कर देगा। यानी क्या समझ में आया? अल्कोहल्स दे कैन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट दे डू नॉट डिसॉल्व इन एल्कली सोल्यूशन और बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। क्लियर? यानी यहां पर सीधे सीधे मेंशन कर लेते हैं, अल्कोहल do not dissolve in alkali solution or bicarbonate solution. इसमें भी देखो वैसे लिख सकते हो, दिस इज एसिड 1, इस एसिड 1 का ये हुआ आपका बेस 1, कॉन्जुगेट बेस हो गया, और ये बना आपका एसिड 2, और इस एसिड 2 का ये रहा हमारा बेस 2। बिल्कुल कैसे आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे मेंशन करोगे? सिंस एसिड 1 इज वीकर देन एसिड 2, so its conjugate base, that is base 1, is much more stronger than conjugate base of acid 2, that is base 2. Clear? इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड गई, फॉरवर्ड जाते ही RO माइनस बना, और RO माइनस ने वापस अपना H लेके रिएक्शन को वापस भगा दिया। यानी जैसे ही H देगा वापस दे देगा, फिर जैसे ही H देगा वापस दे देगा। यानी ये रिएक्शन मेजरली किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए फाइनली अल्कोहल्स का बाइकार्बोनेट में डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं। सर ये भी तो कह सकते हैं कि RO माइनस जो है अनस्टेबल है ज्यादा। क्या बेटा फिर से बोलो, क्या कह सकते हैं? सर RO माइनस सर ज्यादा अनस्टेबल है, ऐसा कह ये क्या, ये तो गलत हो गया। RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस, ये बोल सकते हैं। RO माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है, और इस स्ट्रॉन्गर बेस की वजह से ये RO माइनस अपना H वापस लेकर इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाए। ओके। मतलब अनस्टेबल का लॉजिक नहीं है कुछ, मतलब ऑब्वियसली O पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है इस R की वजह से, ठीक है ना? तो ये इसकी वजह से अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि अगर मेरे अगल बगल भी कोई प्रोटॉन आ जाए तो मैं प्रोटॉन को चिपका लूं, और इसके बगल में प्रोटॉन देने वाला आदमी एसिड, तो एक तो ये देने के लिए तैयार आसानी से, एसिड है, अच्छा एसिड है, और ये लेने के लिए तैयार RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन कैसे मूव करेगी? बैकवर्ड। फटाफट ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी, और ये फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएगी। इसका मतलब अल्कोहल्स एल्कली में और बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेगी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, जो हमारी सेकेंडरी रिएक्शन है उसमें CH3OH रिएक्ट कर जाता है? हाँ, मतलब मीथेनॉल कर सकता है भाई। मीथेनॉल का एसिडिक नेचर वाटर से थोड़ा ज्यादा, तो मीथेनॉल सर जो बाइकार्बोनेट वाली है उसमें नहीं, उसमें नहीं, सिर्फ पानी वाली बात। NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बाइक थोड़ा समझो बात को। मीथेनॉल जो है अगर बाइकार्बोनेट के अंदर डिसॉल्व कर जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। यस सर। तो चाहे तुम जितने अच्छे एसिड हो यार, एसिड से तो खराबी हो गया ना, कार्बोनिक एसिड। समझे कि नहीं बात को? हाँ सर, हाँ। यानी तुम पानी से अच्छे हो सकते हो, चलो मान लिया। अकेले तुम हो, जो वैसे तो कोई होता ही नहीं, अकेले तुम ऐसे अल्कोहल हो जो पानी से अच्छा मान लिया, लेकिन एसिड से अच्छा तो ना मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ तुम NaOH के अंदर निपट सकते हो, बट बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। अच्छा चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल की एक दो और रिएक्शंस की बात करते हैं। अब ये फिर वही पुरानी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो तुमने कर रखी थी अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन। कोई जल्दी से बता सकता है रिएक्शन विद HX में कोई खास बात है जो डिस्कस कर लेनी चाहिए फटाफट? अल्काइल हैलाइड बना देंगे। हाँ, मतलब ये ठीक है कि HX के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेगा, मान लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं ROH, ये HX के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये RX बना है। यही पढ़ा हम लोगों ने ना। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन में सबसे अच्छी बात क्या है? इस रिएक्शन की खूबी क्या है, या इस रिएक्शन में एक बहुत अच्छी चीज है जिसका ध्यान देना चाहिए? मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, तुम उसको देख के बताना मुझे। मान लीजिए ये ROH है और ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सब लोग RCl ही लिखोगे इसका आंसर। ठीक, ये जो HCl लिया गया इसकी मैकेनिज्म की जरा बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप बताओ जरा।
सर ROH प्रोटॉन का H किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये वो वाली बात हो सकती है। हाँ मैं अभी बात करता हूँ, एक से मुझे जरा बताओ सबसे पहला स्टेप प्रोटॉन अटैक, प्रोटोनेशन, ठीक है ना, प्रोटोनेशन यानी सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, दैट इज ROH2 प्लस, क्लियर। अच्छा अब दो पॉसिबिलिटी क्या है। पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई आप ये अपने आप R प्लस बन जाए। ये क्या बात होती है अपने आप R प्लस का क्या मतलब है? अरे भाई हो सकता है इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड खुद इतना पोलर हो कि वो टूट जाए, बात समझे? यस सर। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्लियर। यस। अगर कार्बोकेटाइन मस्त है तो इसका मतलब ये हुआ ये बॉन्ड इतना पोलर है कि ये रिएक्शन फटाक से R प्लस बनाएगी और इस R प्लस पे जाके उछल के चिपकेगा X माइनस, सामने से भी पीछे से भी, एंड द प्रोडक्ट इज RX, क्लियर। यस सर। क्लियर, ठीक है। कौन सी मैकेनिज्म चल रही है ये? सर ये आपका SN1 चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर ना होता तो? हमने कहा ये क्या बात होती है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल ना बन रहा हो, तो ऐसे में क्या बोलेगा ये, कह भाई हम नहीं टूटेंगे, अगर टूट गए तो कार्बोकेटाइन बनेंगे जो कि गंदा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, धक्का मार के तोड़ेंगे। बताओ समझे बात को? आपने सबसे पहले ROH को प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करने के बाद आपने ROH2 प्लस बनाया। अब इस ROH2 प्लस के पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अपने आप टूट कर आगे बढ़ जाऊं या फिर मुझे कोई धक्का मार के तोड़े। हमने कहा चलिए अगर आप आगे अपने आप चले गए तो SN1 फॉलो करेंगे, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट इफ द कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल इन दैट केस, क्या होगा? इसके केस में आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा। X माइनस कहेगा परेशान मत होइए, हम पीछे से धक्का मार के पानी को बाहर निकाल देंगे। नाउ आंसर इज अगेन RX, but the mechanism is SN2. The mechanism is SN2. क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ठूस देते हैं। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री ठूसते हैं? अगर ये सब देखिए, ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री आप तभी तो ठूस पाएंगे जब ये कार्बन कायरल होगा। अगर ये कार्बन कायरल ही नहीं है तो काहे की स्टीरियोकेमिस्ट्री? जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इसमें क्या सोचना है, बात समझ रहे हो? अगर ये कार्बन कायरल है तो क्या होगा जरा बताओ। पहला स्टेप, अगर ये कार्बन कायरल है और इसका कॉन्फिगरेशन सपोज R है, ऐसी बोल रहा हूं, सपोज R है, तुम बता सकते हो इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन अभी क्या है? R। सर क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये तो R ही रहेगा। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या है? R। अरे कुछ नहीं है, ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, ये प्लेनर हो गया। अब अगर ये प्लेनर हो गया तो प्लेनर पर धक्का मारने वाले आदमी दो तरफ से आते हैं, यानी इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर आप सामने से भी अटैक कर सकते हैं और पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे में जो आपका RX बनेगा, इट विल बी अ रेसमिक मिक्सचर। बताओ मानते हो कि नहीं? R फॉर्म बनेगी, एक S फॉर्म बनेगी और मिला के ये आदमी रेसमिक मिक्सचर बना देगा। लेकिन ये सब तब होगा सर जब आपका कार्बन कायरल होगा। अगर ये कार्बन कायरल नहीं है तो आप बढ़िया कार्बोकेटाइन बनाइए, सामने से आइए पीछे से आइए, सब करिए, लेकिन तब एक ही आंसर आएगा, क्योंकि सामने और पीछे से आने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कार्बन कायरल ही नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? समझ लो ना, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लेनर बनेगा, बहुत बढ़िया, सामने से आएंगे बहुत बढ़िया, पीछे से जाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन चाहे सामने से जाइए चाहे पीछे से आइए, द प्रोडक्ट विल बी ओनली वन बिकॉज द कार्बन इज नॉट कायरल। बट इफ द कार्बन इज कायरल, इन दैट केस वाया दिस पाथ यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। ठीक, अच्छा नीचे उतरते हैं। अगर ये पाथ फॉलो ना होता तो फिर ये वाला पाथ फॉलो होता। ऐसे में X माइनस इस R पर धक्का मार के लीविंग ग्रुप को लात मार के निकालता, तो ऐसे में इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाता, और जैसे इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करता, देन दिस R शुड बी S। बताओ यहां तक ठीक? यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्ट करता है तो वो सबसे पहले प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन करने के बाद वो कहता है भाई ऐसा है, डंडा अपने आप तोड़े या ना तोड़े, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इफ द कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, SN1 पाथ फॉलो करिए, आगे बढ़िए, सामने से आइए पीछे से आइए, जो खेलना खेलते रहिए। और अगर आप इस कार्य का, अगर आपका बॉन्ड पोलर नहीं है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप SN2 पाथ फॉलो करिए, इन्वर्जन शो करिए और RX प्रोडक्ट देखिए। यहां तक ठीक है? ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा। सर ये R और S क्या है? R और S, RS नहीं करा है तुमने कॉन्फ़िगरेशन? नो सर। हैं? तो फिर इसको कैसे दिखाते हो तुम? इस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मेंशन करते हैं? सर हम तो सर ने सिर्फ इन्वर्जन और रिटेंशन बोला था, RS ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं RS तुम्हें बताऊंगा अभी। ठीक, मतलब मैं कराऊंगा। मैं ये मान रहा हूं, ये तो तुम मानते हो कि इस कार्बन के पास दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो ये R कॉन्फ़िगरेशन का हो, यानी एक ये X कॉन्फ़िगरेशन और एक Y कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ रहे हो? जैसे तुमने अगर थोड़ा सा इन्वर्जन और थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था हल्का सा,
यस सर। मैं बताता हूँ, देखो तुम बताओ, अगर ये आदमी CH3 यहां पर ले लेते हैं OH, अब यहां कुछ भी ले लेते हैं COH और ये H, तुम ये पहचान पा रहे हो मैंने जो निशान बनाए हैं ये डार्क और हल्के फुल्के, इनका मतलब समझ में आता है तुम्हें? यस सर। ये पहचान पाते हो? दिस इज डार्क लाइन, सो इट विल बी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर Yes, sir. out of the plane, and this is dash line, so it will be into the plane. Yes, यस sir. सर। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज बनाऊं, इसकी अगर एक मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज ऐसी दिखाई देनी चाहिए। बस अपने आप देखना एक बार, क्या सब लोग पहचान पा रहे हैं ये मिरर इमेजेस है? यस सर। अच्छा, क्या क्या ये भी पहचान पा रहे हो कि दिस कार्बन इज कायरल? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस, ठीक, क्या ये कहना ठीक है दे बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स? सोच के जवाब देना, बड़बड़ाना नहीं एकदम। दे बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक जैसे, यानी ये दो नहीं है, ये एक ही। क्या ये कहना ठीक है कि ये दो नहीं है, ये एक ही है? क्यों 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 ऐसा क्यों कह रहे हो? सर एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोसिबल नहीं है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोसिबल नहीं है? सर अगर हम लेफ्ट वाले को 180 घुमा दे तो OH है जो बैकवर्ड जाएगा, जो OH है बिलो द प्लेन जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा है मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो मतलब ही नहीं, इसको इसके ऊपर रखने से सुपर इम्पोज तो वैसे भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कर लेते हैं सर, इसको घुमा देते हैं ऐसे और तब इसके ऊपर रख देंगे। यानी अगर मैं इसको घुमाकर इसके ऊपर रख दूं या इसको घुमाकर इसके ऊपर रख दूं तो सुपर इम्पोज करने चाहिए। देखिए आप जब इसको घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये OH इधर आ जाएगा, जब OH इधर आ जाएगा तो इस OH के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। लेकिन फिर वही देखो, वही दिक्कत आ जाएगी कि जब आप इसको घुमाएंगे, ये बाहर, ठीक, अब आप इसको घुमाइए जरा, कहां गया वो? अंदर। यानी जो बाहर था वो रोटेट करने से पीछे चला जाएगा। ये वाला OH तो अब भी बाहर है, जब आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे करके तो ये वाला OH अंदर की तरफ चला जाएगा, ये वाला OH बाहर है, सुपर इम्पोज करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ पाए? इसी तरह से सोचो जरा, ये COH है, ये COH अंदर है या बाहर है? जब आप इसको रोटेट करेंगे तो COH बाहर आ जाएगा। COH तो आज भी अंदर है, वो बाहर आ गया, तो क्या सुपर इम्पोज कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ सर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, सो दैट मींस दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो फिर कौन हो तुम? ये तुम दोनों हो कौन भाई? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? क्या इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम है? क्योंकि IUPAC सेम है तो इनके स्ट्रक्चर भी सेम है। तो फिर अंतर क्या है भाई? अंतर है स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। ये ग्रुप कुछ ऐसे लगे स्पेस में कि ये एक दूसरे जैसे है ही नहीं, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। कुछ स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग हैं। दे आर आइसोमर्स, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स एंड दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनको एनांशियोमर्स कहा जाता है। बताओ यहां तक ठीक है? दे आर एनांशियोमर्स। अब ये बताइए, ये दोनों एक जैसे नहीं, दो अलग अलग लोग, इनको कैसे पहचानोगे? जरा आवाज लगाते हैं। चलिए, राजू इधर आओ। मान लीजिए इसका नाम राजू। आप ये बताइए, जब आपने राजू को आवाज लगाई तो आपको नहीं लगता ये भी साथ में आ जाएगा और ये भी साथ में आ जाएगा? बिकॉज दे बोथ आर राजू, क्योंकि दोनों की IUPAC तो सेम है। जैसे मैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जो तुमने सुना था। तुमने सुना है कि ब्यूटीन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक सिस 2 ब्यूटीन, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये देखिए आप, ये आप पहचान पाएंगे, ये CH3 है, ये H। क्या पहचान पाते हो ये सिस है और ये ट्रांस है? Yes, sir. लेकिन क्या ये दोनों 2 ब्यूटीन है? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, मैं आवाज लगाता हूं, 2 ब्यूटीन इधर आओ। बताओ कौन कौन आ जाएगा? क्या ये दोनों नहीं आएंगे? क्योंकि दोनों का नाम 2 ब्यूटीन है। इनको क्या पता कि आपने किसको बुलाया? ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है, यानी दोनों की IUPAC सेम है, इसलिए दोनों लोग आपके पास चले आएंगे। लेकिन इन दोनों में से अगर आपको किसी एक से मिलना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? सिस वाली इधर आओ, ट्रांस वाली इधर आओ। बताओ, समझे मेरी बात?
यस सर। यानी मुझे अगर सिर्फ ब्यूटीन का नाम ले लिया गया कि भाई ऐसा है मुझे 2 ब्यूटीन से मिलना है, तो वो 2 ब्यूटीन का आवाज लगाते ये दोनों 2 ब्यूटीन दौड़ी चली आएंगी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक से मिलना चाहते हैं तो आपको फर्दर नॉमेनक्लेचर लगाना पड़ेगा, एक के आगे सिस लगाना पड़ेगा, एक के आगे ट्रांस, और वो तुम्हें पता है इसको ट्रांस बोल देते हैं, इसको सिस बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 2 ऐसे लोग जिनकी IUPAC सेम है, अगर उनको भी आपस में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं आप, तो आपको सिस ट्रांस यूज करना पड़ रहा है। क्लियर? यहां तक ठीक है? अब यहां पर आते हैं, दोनों 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन मतलब दोनों के IUPAC सेम है, किसी के आगे सिस लगा दीजिए, किसी के आगे ट्रांस लगा दीजिए। अरे सर गलत बात मत करिए, सिस ट्रांस तो सर एल्कीन्स के लिए लगाया जाता है, बताओ याद है ये वाली बात? सिस और ट्रांस आप यहां मत लगाइए, आप हर जगह थोड़ा सिस ट्रांस लगा देंगे, तो फिर इनको भी तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक आदमी को, अब मैंने देखो अभी यहां निकालना नहीं, मुझे नहीं पता मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक आदमी को आर बोल देता हूं, दूसरे आदमी को एस बोल देता हूं। बताओ समझे कि नहीं बात? मैंने अभी ध्यान भी नहीं दिया, हो सकता है ये एस होता तो फिर वो आर होता, ये आर होता तो फिर ये एस होता, ये कहना चाह रहा हूं। यानी अब अगर आपको किसी एक 2 ब्यूटीन से मिलना है तो आप आवाज लगाइए आर वाली इधर आओ, तो ये आर वाली दौड़ जाएगी, नहीं तो एस। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि जब आप इस कायरल कार्बन पर इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर अप्रोच करेंगे सामने से और पीछे से, तो एक बार अप्रोच करने से आप आर बनेंगे और एक बार अप्रोच करने से आप एस बनेंगे, और आर और एस का मिक्सचर, ये मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ये कार्बन कायरल है तो जैसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर अगर एक्स सामने से आया तो सपोज आर कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया, ठीक, और अगर वो एक्स पीछे से आया तो एस कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। तो अब आपके पास 2 लोग तैयार हो गई है। अब दोनों लोगों का मिक्सचर अगर साथ में पड़ा है तो आप उसको क्या नाम देंगे? रेसमिक मिक्सचर तैयार। ये कह रहा हूं, ये कैसे निकालेंगे कि ये आर है या एस है, ये हम निकालना सीख लेंगे। लेकिन ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं आप, तो आप सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर का या सिन एंटी नॉमेनक्लेचर या इजेड नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक नया नॉमेनक्लेचर बनाना पड़ता है जिसको आप क्या बोलते हैं? आरएस नॉमेनक्लेचर। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। वो आर है या ऐसे, ये हम बाद में निकालना सीखते हैं, लेकिन इतना हमें समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं तो इसमें एक आर होगा, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो पक्का एस होगी। बात खत्म। और वही चीज मैंने यहां पर भी मेंशन की थी कि इफ इट इज आर, ठीक है, तो यहां पर आए, यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये आर ही था। फिर जैसे ही कार्बोकेटायन बना नॉर्मल हो गया, सामने से आए पीछे से आए तो एक बार आर एक्स बना, दूसरा भी आर एक्स बना। फर्क सिर्फ इतना है, एक आर आर कॉन्फ़िगरेशन का है और एक आर एस कॉन्फ़िगरेशन का है। अब आर एक्स और आर एस अगर दोनों लोग बनेंगे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे तो आप इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? दिस मिक्सचर। यहां पर जब आप नीचे गए तो आपने एक्स माइनस से धक्का लगवाया, एक्स माइनस धक्का मारेगा तो ये पानी यहां से बाहर निकलेगा। तो जब ये तो तुमने पढ़ा इन्वर्जन होता है। यस सर। तो इस आर का इन्वर्जन होगा तो क्या बनेगा? एस। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये आर है कि एस है, वो सवाल में आपने पहले से आर ले लिया। अगर ये एस होता तो ये आर लिख देते, अगर ये आर है तो एस लिख देते। दिस इज इन्वर्जन। कुछ समझ पाए बात को? यस सर। ठीक है। तो लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात छोटी सी करनी थी। हम सोच रहे थे ये तो तुमने कर रखा होगा, हम एक छोटी सी बात करना चाह रहे थे। इस पूरी रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, और वो ये है कि जब आप अल्कोहल्स को आरसीएल में कन्वर्ट करें तो आप HCl ड्राई लिया करिए। ये अजीब सी कहानी। ड्राई HCl मतलब समझते हो? गैस। यस। HCl गैस लिया करिए। तो हमने कहा देखिए भाई साहब, हम इतना पहले पढ़े हुए हैं 11th में कि HCl गैस जो होती है वो कोवेलेंट होती है। उसके अंदर 17% आयनिक कैरेक्टर होता है, ओनली 17% आयनिक कैरेक्टर। HCl इज अ गैस, ये तो सब लोग जानते हैं, HCl एक गैस होती है। उसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है बहुत कम होता है। दिस इज अ मोर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। HCl इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। H और Cl के बीच में बाकायदा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बाकायदा सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने कहा ठीक है, इससे क्या बताना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा बताना ये चाह रहे हैं भैया कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ना तो प्रोटॉन रिलीज नहीं होंगे। HCl अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो वो H+ नहीं देगा, और अगर वो H+ नहीं देगा तो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। बताओ समझे बात को? ये जो पहला स्टेप आप उछल उछल के लिख रहे हैं, ये प्रोटोनेशन नहीं होगा। यस सर। मैंने कहा फिर तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? एक्वस HCl ले लेते ना। एक्वस HCl लोगे तो एसिड बन जाएगा। यस सर। एक्वस HCl क्या होता है? HCl एक्वस इज एसिड। अब प्रोटॉन निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे। अब प्रोटोनेशन होगा कि नहीं? होगा। होगा। प्रोटोनेशन होगा तो क्या ये स्टेप और ये में से कोई भी एक स्टेप फॉलो हो सकता है कि नहीं?
Yes. Yes, sir. हो सकता है। अच्छा, ये मान लो ये फॉलो हुआ, तो इस फॉलो होने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। इस कार्बोकेटायन पर जो X माइनस होगा, जो Cl माइनस है, वो सामने से और पीछे से आ सकता है कि नहीं? Yes, नहीं sir. नहीं आ सकता सर। क्यों? वो सर पानी है ना सर, पानी के पानी साथ है ना सर। एक सेकंड, OH Cl माइनस आ सकता है कि नहीं? Cl माइनस है कि नहीं? है, लेकिन वो पानी के साथ नहीं, एक सेकंड, तो ये बताओ Cl माइनस है कि नहीं? यानी Yes, Cl sir. माइनस ऊपर और पीछे से आ सकता है, ठीक। लेकिन Cl माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह अप्रोच कर रहा है। क्या पानी न्यूक्लियोफाइल नहीं है? है सर। और पानी कहां से आया? सर आपने तो बताया, आपने एक्वस HCl ले रखा है, यानी ये जो Cl है ये धक्का मार रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन सर इन पानियों को कैसे रोकेंगे? ये जो पानी भर भर के आपने डाला है, ये पानी भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो धक्का मारेंगे। और अगर ये भी धक्का मारेंगे इस कार्बोकेटायन पर, तो वो अल्कोहल दोबारा तैयार हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यस Yes, sir. यानी हो क्या रहा है, आपने एक्वस HCl लिया। एक्वस HCl इसलिए लिया क्योंकि आपको प्रोटोनेशन करना था। प्रोटोनेशन करना है, हमें एक्वस HCl चाहिए क्योंकि मुझे एसिड चाहिए। अगर आपको एसिड चाहिए तो प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन होने के बाद दिक्कत क्या है कि एक्वस लोगे तो उस कार्बोकेटायन पर सामने से और पीछे से Cl माइनस के साथ साथ पानी भी अटैक करेगा, और क्योंकि पानी एक्सेस में है इसलिए पानी के ही अटैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको RCl की जगह ROH दोबारा मिल जाए। दूसरी बात, अगर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो ना भी हो रही होती, ये वाली मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती जिसको आप SN2 कहते हैं, तो ऐसे में Cl माइनस के साथ साथ वाटर के अटैक करने के चांसेस भी बढ़ जाते। बताओ समझे? यस सर। जिसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता? अल्कोहल। तो उसने कहा अरे यार बात तो तुम्हारी सही है, एक्वस HCl लेने से बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि RCl नहीं बन पाएगा, क्योंकि पानी अटैक करना शुरू कर देगा। तो एक काम करते हैं, एक्वस नहीं लेंगे, ड्राई ले लेंगे। उसने कहा जी बेवकूफ आदमी हो, ड्राई लो लोगे तो पहला स्टेप ही नहीं होगा प्रोटोनेशन का। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यानी दोनों तरफ से फंस रहे हैं। ड्राई लोगे तो पानी नहीं है तो आगे दिक्कत नहीं आई, लेकिन आगे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि पानी नहीं होगा तो प्रोटोनेशन नहीं होगा। बिना पानी के HCl तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल प्रोटॉन रिलीज नहीं करे। बताओ समझ में आई? परेशानी समझ में आ रही? यस सर। फिर लुकास Solution बता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हैं हम इसके साथ? नहीं, अभी कुछ डाला नहीं गया है। जो तुम ये रिएक्शन पढ़ चुके हो, तुमने पढ़ी ये रिएक्शन अल्कोहल अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करके RX बनाते हैं। कुछ नया नहीं है इसमें, सब कुछ वैसे ही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। दिक्कत मुझे यह है कि वो जो HX आप यूज करें दैट शुड बी ड्राई। साफ साफ इवन NCERT में मेंशन किया गया है ड्राई HX का यूज करना है। और मुझे जो दिक्कत आ रही है वो ये कि ड्राई HX को यूज करने से प्रोटोनेशन कौन करेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं है। फायदा है कि नहीं ये बताओ? अगर प्रोटोनेशन हो गया तो फायदा है कि नहीं ड्राई को यूज करने का? यस सर फायदा अगर है। प्रोटोनेशन हो गया तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि तब धक्का कौन मारेगा? Cl। आंसर क्या आएगा? RCl। पानी है ही नहीं। लेकिन सारी दिक्कत क्या है कि सर पहला स्टेप चला दीजिए, बस किसी तरह से पहला स्टेप चल जाए, बाकी दिक्कत खत्म। पहला स्टेप तभी चलेगा जब HCl से H+ निकल के आएगा, और क्योंकि HCl गैस है तो वो बिना एक्वस मीडियम के H+ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और पानी आप नहीं लेना चाह रहे। एसिड कैटलिस्ट ले सकते हैं, मतलब कोई बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं। सर दूसरे तरीके के हैलोजिनेटेड एसिड्स ले सकते हैं जैसे नहीं, HI या फिर HBr। तुम सवाल नहीं समझते यार। सवाल समझो, सवाल क्या? सवाल ये कि क्या ये रिएक्शन नई रिएक्शन है? क्या तुमने पढ़ी नहीं है अल्कोहल्स को HX के साथ रिएक्ट करके RX बनाया जाता है? यस सर। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वो HX ड्राई क्यों लिखा जाता है। बात करें तुम ये कह रहे हो सर HX की जगह फलाना ले लीजिए, PCl5 ले लीजिए। ले तो 36 चीजें सकते हैं। HX के साथ रिएक्शन होती है कि नहीं? होती। एंड दैट HX शुड बी ड्राई। लिया जाता है कि नहीं? लिया जाता है। मैं ये पूछ रहा हूं क्यों ऐसा कैसे हो रहा है? ड्राई HX के साथ रिएक्शन कैसे कर सकते हो? प्रोटोनेशन कैसा होगा? HX इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, HCl इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। 17% आयनिक कैरेक्टर होता है, 83% कोवेलेंट कैरेक्टर है। चाहो तो इसको नोट कर लो, तुमने हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो। HCl के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है इट इज ओनली 17%। इट इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल विच इज 83% ऑलमोस्ट कोवेलेंट। इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है ही नहीं, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं है वो उस आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो H+ प्रोवाइड करेगा? कैसे करेगा? और जब H+ ही प्रोवाइड नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, पानी को यूज करने से HCl एसिड कैसे बन गया? सर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। पोलराइजेशन पोलराइजेशन से। किसने किया वो पोलराइजेशन?
H2 Water. मॉलिक्यूल पानी ने, यानी तुम्हें ये बात याद है, बहुत अच्छी बात है। ये H पे छोटा सा डेल प्लस, Cl पे छोटा सा डेल माइनस, ठीक। ये पानी का मॉलिक्यूल आ गया, तुम्हें पता है पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये हरकत शुरू कर देगा। बताओ समझ गए बात? यस सर। ये हरकत चालू। चलिए ठीक है, लेकिन सर आप ये बताइए, पानी तो लिया ही नहीं ना, आप ये सब क्या बता रहे हैं? क्योंकि अगर पानी होता तो सर देखिए, ये देखिए निकल आया H प्लस, देख रहे हो H प्लस? यस नहीं सर पानी तो है नहीं ना, ये सब तो होगा ही नहीं। अरे पानी नहीं है लेकिन डाला किसके अंदर है? पोलर सॉल्वेंट। अल्कोहल के अंदर डाला है। अल्कोहल भी तो पानी जैसे ही होता है, नहीं समझे बात? अल्कोहल भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, Yes, पानी भी sir. पोलर मॉलिक्यूल है। पानी की जरूरत क्या है? अल्कोहल के अंदर डालो, अल्कोहल ही उसको तोड़ेगा, अल्कोहल ही खाएगा, अल्कोहल ही टूटेगा, पानी की जरूरत ही नहीं। बताओ समझ गए? यानी आप जब इसको, इसी HCl के मॉलिक्यूल को जब आप पानी की जगह अल्कोहल में डालते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा। बस मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क ये, बिकॉज अल्कोहल्स आर लेस पोलर देन वाटर। समझ लो, थोड़ा सा फर्क, बट वही है ना, कम से कम उस झंझट से तो बच जाओगे कि पानी धक्का मारेगा। पानी धक्का ही नहीं मारेगा, बिकॉज पानी है ही नहीं। यानी आपने अल्कोहल के अंदर HCl डाल रखा है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। अल्कोहल के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो सिंस अल्कोहल भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, वही हरकत करेगा जो नॉर्मल पानी किया करता था। सब कुछ सेम, जैसे पहले होता था वैसे ही अब भी होता है। ये बॉन्ड बढ़िया से टूटेगा, H प्लस बनेंगे, और ये H प्लस प्रोटोनेशन भी करेंगे। प्रोटोनेशन करने के बाद मस्त रिएक्शन भी करेंगे, सब कुछ सही सही हो जाएगा। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? यानी मैं ये पूछ रहा था कि यहां पर ड्राई HCl लिख दोगे तो H प्लस कैसे निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसको आयनाइज करने के लिए। पानी दा पोलर मॉलिक्यूल, वो इसको आयनाइज कर देता था तो H प्लस बन जाते थे। पानी की जगह डाल किसके अंदर रहे हो? अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल खुद भी पोलर प्रोटिक मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। वो खुद ही HCl को साथ रिएक्ट करके उसको पोलराइज करेगा, पोलराइज करके H प्लस बनाएगा। H प्लस प्रोटोनेशन का भी काम करेगा, मस्त रिएक्शन चलेगी, पानी कहीं नहीं रहे। कुछ समझ पाए ड्राई क्यों लिखा जाता है? यस सर। यस सर। चलिए, ड्राई लेना जरूरी है, समझो बात को। ड्राई लेना इसका फायदा यही है कि आप जो है अननेसेसरी आप फाइनली बकवासबाजी से बच जाएंगे कि पानी भी धक्का मारेगा, ये भी करेगा। कोई नहीं है, जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा सिर्फ एक आदमी धक्का मारने के लिए, दैट इज Cl माइनस। ठीक है ना? तो इसलिए मस्त आपका RCl तैयार हो सकता है। तो अल्कोहल्स जो है HX के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, HX के साथ रिएक्ट करने से वो फाइनली RX में कन्वर्ट हो जाए। यहां तक समझ में आ गया? यस सर यहाँ पे एक चीज हाँ। पूछी सर, सर हमने FeCl3 क्यों नहीं लिया? HX के साथ ले सकते थे क्या? हाँ, प्राइमरी अल्कोहल होता तो ZnCl2 वगैरह लिया जा सकता था, अगर आप SN1 पाथ फॉलो करते हैं, लूकास रिएजेंट जिसको बोलते हैं, हाँ कार्बोकेटायन बनाने के लिए। मतलब क्योंकि तब तो ये बॉन्ड बहुत कम पोलर होता ना, तो ऐसे में फिर आप एक लुईस एसिड लेकर इस O के इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसको, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ाने के लिए एक लुईस एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लुकास रिएजेंट में ऐसे ही किया जाता है। सर दो ना क्वेश्चन पूछने थे। हाँ सर जब एक कंपाउंड में एल्कीन भी दे रखी, मतलब एल्कीन डबल बॉन्ड भी होता है और OH भी होता है, हाँ, तो सर दो कंडीशन अराइज होती है, मतलब जैसे H प्लस का अटैक करवाना हमें, या फिर जो भी हेलो एसिड्स दे रखे हैं, तो उस वक्त किस पे अटैक करे वो नहीं समझ में आता। मतलब देखो, वो तो- दोनों को ब्रेक करके देखिए कि कार्बोकेटायन हाँ। कौन सा अच्छा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट से चल रहा है ना यही सर? कॉन्सेप्ट से चलेगा। और वो तुम देखो कि दोनों सूरतों में प्रोडक्ट जो है वो रिंग के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरली जब भी ऐसा सवाल बनता है तो एक रिंग साइक्लाइजेशन जरूर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं लगा होता है, OH कहीं लगा होता है, तो होता यही है कि O का लोन पेयर जो है वो कार्बोकेटायन पे जाके जुड़ता है ऐसे, तो Yes, sir. साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की संभावनाएं बहुत बनती है। तो तुम ये भी देखना कि साइकिल ज्यादा अच्छा कहाँ बन रहा है। ओके सर, ठीक है। और सर दूसरी चीज ये, जैसे मैं सर बुक कर रहा था, तो मतलब ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब हमने क्लास में आज तक ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो उन क्वेश्चन को कैसे करें? नहीं, जैसे कोई एग्जांपल लो सर। जैसे कल ही कहा था सर, ऐसा हो सकता है ना, जैसे वो आगे की कोई चीज हो या कुछ ऐसी चीज हो जिसको पढ़ना ही नहीं था कभी। सर मतलब जैसे ना एक कंपाउंड दे रखा था, उसमें दोनों साइड रिंग थी, उसके बीच में ना उसको एक इपॉक्साइड से जोड़ रखा था। हाँ। नहीं, इपॉक्साइड क्या गया, प्रोपेन से, साइक्लोप्रोपेन से जोड़ रखा था उन दोनों रिंग को। एक रिंग पे OH लगा हुआ था, उस जहाँ पे प्रोपेन जॉइंट था उस रिंग से, तो उस पे H प्लस का अटैक करना था, तो उसने OH पे अटैक नहीं किया, उस प्रोपेन पे अटैक कर दिया। मतलब वो जो रिंग बनी हुई है ना सर, हाँ, क्योंकि उसमें उसका लॉजिक क्या लिखा हुआ था कि वहां पे वो स्टेबल नहीं होगा और प्रोपेन रिंग टूट जाएगी इजीली 3 मेंबर में। हाँ,
तो सर नहीं, देखो, मतलब हमने आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं ना, तो नहीं हमें तो कैसे पता? ये कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, ये तो एक पर्टिकुलर सवाल है ना। तो ये कुछ जगहों पर तो इस तरह के रिएक्शंस या रीअरेंजमेंट्स तुम्हें दिखाई देंगे ही देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चांसेस कम होते हैं कि एग्जाम में ये पूछे जाए आईआईटी के पेपर में, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि साइक्लोप्रोपेन की कोई रिएक्शन पढ़ ली या तुमने ओएच की कोई रिएक्शन पढ़ ली, ऐसा नहीं। ये एक स्पेसिफिक सवाल होगा जो स्ट्रेन की वजह से इस रिंग के ऊपर अटैक करा के दिखाया जा रहा है। तो ये सवाल माना जा सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए जेई के पेपर में आने के चांसेस ना के बराबर। समझ लो, जेई में कभी भी इस तरह का कोई एक्सेप्शनली कोई सवाल नहीं बनता जो ये सोचने पे मजबूर करे कि रिएक्शन करें कैसे। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड हो गया, मतलब धीरे धीरे करके कुछ इस तरह के सवाल हो जाएंगे तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि कभी एग्जाम में आया तो हम अपने हिसाब से ट्राई मारेंगे। अदरवाइज तुम इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लो यार, ठीक है ना। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। हाँ सर, एक बार अभी जो टेस्ट आने वाला है उसका एक बार सिलेबस कंफर्म कर देते सर, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी दे रखा है और अल्कोहल फिनॉल पूरा दे रखा है, तो बस ये पता करना है कि पहले का भी आएगा या नहीं। पहले का तो आएगा ही आएगा, अल्कोहल फिनॉल में जहां तक चलेगा वहीं से आएगा, फिर जहां तक भी कर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा ना? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अभी बिल्कुल नहीं किया ना तुमने? नहीं सर। हाँ, तो इलेक्ट्रो नहीं आएगा। और सर जिन रिएक्शंस में जो वो वाले कंपाउंड होते हैं कंफर्म, जो साइक्लोहेक्सीन के जो वो नहीं होती चेयर फॉर्म वाले, हाँ वो भी अभी मत करो, उसको भी अभी छोड़ दो। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म अभी हमारे सिलेबस में नहीं, तुम ये मान के चलो, वो बिल्कुल मत करो अभी। कुछ सवाल दिए गए होंगे, आप उन सवालों को बिल्कुल इग्नोर कर, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल मत करो। चलो फिर अगली बार थैंक यू सर।